गाइज अब तक हमने देखा कि गोजो तोजी को अपनी नई टेक्निक होलो पर्पल से मार देता है और फिर स्टार वेसल के हेडक्वार्टर के अंदर जाकर रिको की डेड बॉडी को बाहर ले आता है। वही इस ग्रुप के फॉलोअर्स रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। फिर कहानी 1 साल आगे जाती है। गेतो और शोको गोजो की तरफ एक रबर और एक पेंसिल फेंकते हैं। रबर तो गोजो से टकरा जाती है लेकिन पेंसिल इन्फिनिटी की वजह से रुक जाती है। गोजो एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी इन्फिनिटी ऑटोमेटिक काम कर सकती है और इसकी भी पहचान कर सकती है कि अब उसकी तरफ आने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट खतरा है, लेकिन जहर की पहचान वो अभी तक नहीं कर सकता। साथ ही गोजो बिना ज्यादा थके हर समय अपनी इन्फिनिटी शील्ड चालू रख सकता है। पहले ऐसा करने से गोजो का भेजा फ्राई हो जाता था, लेकिन अब वो साथ में रिवर्स कट्स टेक्निक का भी यूज कर सकता है, तो अब उसका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है। गोजो अब अपनी और भी नई पावर्स के बारे में बताने लगता है कि जल्द ही वो टेलीपोर्ट करना और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा। गैतो अब मन में सोचता है कि गोजो उससे कहीं ज्यादा आगे निकलकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सरर बन चुका है। वो अकेले ही किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है। अब गेतो को भी अकेले ही मिशन पर जाना पड़ता है और ये समर सोर्सरर्स के लिए काफी बिजी था, क्योंकि कर्स्ड स्पिरिट की तादाद मच्छरों की तरह बढ़ते ही जा रही थी और उन्हें एब्जॉर्ब कर करके गेतो थक चुका है। वो बताता है कि कर्स्ड स्पिरिट का स्वाद बिल्कुल ऐसा होता है मानो उल्टी में लिपटा कपड़ा निकल लिया हो। अब गेतो अपने रास्ते से भटकता जा रहा था, क्योंकि उसने इंसानों का एक घिनौना रूप देख लिया था। वो जुजुत्सु सोर्सरर बना ही इसलिए था ताकि वो नॉर्मल इंसानों की मदद कर सके, लेकिन उन फॉलोवर्स की तालियों की गूंज गेतो को अब भी सुनाई दे रही थी। शावर लेने के बाद गेतो अकेले ही एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास हाइबारा आकर बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो एक मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा है, तो वो उसके लिए और गोजो के लिए खाने के लिए जरूर लेके आएगा। अब गेतो उससे पूछता है कि उसे जुजुत्सु सोर्सरर बनके कैसा लग रहा है, जिस पर हाइबारा कहता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी वो खुश है। गैतो उसकी बात से सहमत होता है। तभी इन दोनों के सामने एक औरत आती है और इनसे सवाल करती है कि इन्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। गैतो उससे पूछता है कि वो कौन है। वही हाइबारा बताता है कि उसे ज्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद है। गैतो को ये पसंद नहीं आता कि हाइबारा किसी अनजान लड़की को जवाब दे रहा है। इसके बाद हाइबारा उस लड़की और गैतो को अकेले छोड़कर चल जाता है। वो लड़की फिर से गैतो से वही सवाल पूछती है, जिस पर गैतो कहता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि उसका नाम यूकी है और वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है। दोस्तों, यूकी को हमने सीजन 1 में भी देखा था और इसी ने तोदो को ये सवाल करने की आदत लगाई थी। खैर, ये तो यूकी के बारे में जानता था। यूकी का जुजुत्सु हाई से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही वो उनसे मिशन लेती है। उसे अकेले काम करना पसंद है। यूकी बताती है कि जुजुत्सु के लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि वो बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहती है। यानी वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां कर्स्ड स्पिरिट हो ही ना। अब जैसा कि हम जानते ही है कि कर्स्ड स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशन से जो एनर्जी लीक होती है उससे बनती है। तो ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं जिसमें कर्स्ड स्पिरिट हो ही ना। पहला कि सारे इंसानों में से कर्स्ड एनर्जी को ही खत्म कर दिया जाए, और दूसरा कि सारे इंसानों को अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सिखा दिया जाए। यूकी को पहला तरीका ज्यादा पसंद है और उनके पास तो इसका एक एग्जाम्पल भी था। तोजी दुनिया में एक लौता ऐसा इंसान था जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, लेकिन हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा थी। वो एक सुपर ह्यूमन था जिसका कर्सेस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उससे हारने से गेतो को ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यूकी उसे स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अब तो वो मर चुका। तो यूकी के पास अब दूसरा तरीका बचता है कि सभी इंसान कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए, क्योंकि जुजुत्सु सोर्सरर से कभी कर्स्ड स्पिरिट पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर से कभी नेगेटिव एनर्जी लीक ही नहीं हो सकती, बल्कि लगातार उनकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। हाँ, लेकिन मरने के बाद कोई जुजुत्सु सोर्सरर कर्स्ड स्पिरिट बन जाए तो अलग बात है, जैसे सुकुना। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर सारे इंसान जुजुत्सु सोर्सरर बन जाएं तो कभी कर्स्ड स्पिरिट पैदा ही नहीं होंगे। अब गैतो उन सभी फॉलोवर्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर हम सारे इंसानों को ही मार दें तो
लेकिन फिर गैतो होश में आ जाता है। यूकी इस पर कहती है कि इंसानों को मारना सबसे आसान तरीका है, जिससे बाकी के लोग डर के मारे जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये पागलपन होगा। क्या गेतो को नॉर्मल इंसानों से नफरत है? गेतो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे लगता था कि सॉर्सरर्स का काम ही यही है कि नॉर्मल इंसानों को प्रोटेक्ट करे, पर अब उसे पता नहीं कि इंसानियत बचाने लायक है भी या नहीं। यूकी उसे कहती है कि ये फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चाहते हो। इसके बाद यूकी अपनी बाइक पर बैठ जाती है और जाने से पहले कहती है कि उन्हें आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि वो और गोजो भी आगे चल के एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बन जाएंगे। वो ये भी बताती है कि मास्टर टेंजन अब ठीक है, क्योंकि शायद अब उन्हें एक दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गया है। कुछ समय बाद गेतो और नानामी एक मुर्दा घर में होते हैं, क्योंकि हाइबारा की डेथ हो गई थी। नानामी बताता है कि हाइबारा एक सिंपल मिशन पर गया था, जहां उसे ग्रेड 2 के कर्स को मारना था, लेकिन अपने एरिया में वो कर्स ग्रेड 1 हो गया था। गेतो कहता है कि नानामी को अब आराम करना चाहिए। गोजो अब उस मिशन को देख लेगा, जिस पर नानामी बोलता है कि अब से सारे मिशन गोजो को ही देने चाहिए। अब गेतो सोचने लगता है कि सॉर्सरर बनना एक मैराथन दौड़ने जैसा है, जिसकी फिनिश लाइन पर कुछ नहीं है, सिर्फ उनके साथियों की लाशों की ढेर है। अगले महीने गेतो को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां एक गांव के लोगों को कर्स्ड स्पिरिट मारते जा रहा है। गेतो उस कर्स्ड स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन फिर उसे वहां 2 छोटी लड़कियां मिलती हैं, जिन्हें पीटकर एक जेल में बंद किया हुआ था। असल में ये दोनों लड़कियां सॉर्सरर्स थी। गेतो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि विलेज में हुए हादसों के पीछे उन लड़कियों का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन वो लोग गेतो की नहीं सुनते और लड़कियों को मॉन्स्टर्स बुलाने लगते हैं, और ये भी कहते हैं कि इन्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अब गेतो का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी ट्रू फीलिंग को अपनाकर फैसला कर लेता है। फिर गेतो अपना एक कर्ज निकालकर उन सभी गाँव वालों का मर्डर कर देता है। वो पूरे 122 लोगों को मारकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद ये पता चल जाता है कि वो सभी लोग गेतो की कर्ज्ड मैनिपुलेशन टेक्निक से मरे हैं, जिसके लिए गेतो को मौत की सजा सुनाई जाती है। टीचर यागा ये न्यूज गोजो को देते हैं और दोनों में से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाता कि उनका दोस्त इतना घिनौना काम भी कर सकता है। गेतो ने अपना खुद का विलेज भी नहीं छोड़ा था और उसने अपने पेरेंट्स तक को भी मार दिया था, जो सुनकर गोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके कुछ टाइम बाद ही शोको की मुलाकात गेतो से हो जाती है। वो दोनों ही काफी नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। शोको गेतो से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर गेतो कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स हों, और उसको पता है कि कोई उसकी ये बात नहीं समझेगा। शोको फिर तुरंत ही गोजो को कॉल कर इन्फॉर्म कर देती है कि गेतो यही है और उसे कोई मरने का शौक नहीं कि वो गेतो को अरेस्ट करने की कोशिश करे। थोड़ी ही देर में गोजो यहाँ आ जाता है और गेतो से पूछता है कि वो सच में सारे इंसानों को मार देगा, अपने पेरेंट्स को भी। गेतो गोजो को भी वही जवाब देता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ कोई भी कर्स ना हो और ना ही कोई नॉर्मल इंसान। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार चुका है। गोजो अब उसके सिद्धांतों पर सवाल उठाता है, जिस पर गेतो कहता है कि उन सब की मौत किसी कारण की वजह से हुई है। गोजो आगे कहता है कि सारे इंसानों को मारना नामुमकिन है और वो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा, जिस पर गेतो बोलता है कि लेकिन तुम ये काम अकेले ही कर सकते हो, तो अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो जरूर मैं अपने गोल को पूरा कर लूंगा। और उसने अपने लिए ये जिंदगी चुन ली है। अब गेतो यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, उसका भी कोई कारण होगा। गोजो उस पर अपनी होलो टेक्निक पर्पल से निशाना लगाता है, पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार नहीं पाता और गेतो यहाँ से भाग निकलता है। बाद में गोजो यागा को बताता है कि वो गेतो को मार नहीं पाया, भले ही वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन वो उन्हें ही बचा सकता है जो खुद बचना चाहते हो। इसके बाद हम टाइम वेसल एसोसिएशन के उसी हेडक्वार्टर को देखते हैं। गेतो अब इस एसोसिएशन का नया बॉस बनना चाहता है, क्योंकि बंद होने के बाद भी इस ग्रुप के कई सारे फॉलोवर्स हैं। वो उनके लिए प्रीस्ट का काम करेगा और उन्हें कर्सेस से मुक्ति दिलाएगा। इससे गेतो के पास कर्स और पैसे दोनों आएंगे और हम उन दोनों सॉर्सरर लड़कियों को भी यही देखते हैं, जिन्हें छोड़कर गेतो ने बाकी सबका मर्डर कर दिया था। खैर, गेतो अब स्टेज पर जाकर घोषणा करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अब से मेरी है और मैं इसका नाम भी बदलने वाला हूँ। कई सारे लोग इस बात के खिलाफ थे, तो गेतो अब उसी मैनेजर को स्टेज पर बुलाता है, जिसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था, और उसे गेतो सबके सामने बेरहमी से कुचलकर मार देता है।
अब गैतो सभी को सीधा धमकी देता है कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ गोजो को तोजी का बेटा मेगुमी मिल जाता है। वो उसे बताता है कि उसका फादर जेनिन क्लैन से था, वो यहाँ से भाग गया और बाहर आकर मेगुमी को पैदा किया। जेनिन क्लैन को कर्ज टेक्निक से बहुत प्यार है। जब मेगुमी 6 साल का होगा तो उसे अपनी कर्ज टेक्निक दिखने लगेगी और फिर तोजी मेगुमी को जेनिन क्लैन में बेच देता, लेकिन उसने तोजी को मार दिया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़कर भाग गया था और कभी वापस नहीं लौटा। उन्हें लगा कि वो लोग उनके डिवोर्स के पैसों से ऐश कर रहे होंगे। गोजो अब मेगुमी से पूछता है कि क्या वो जेनिन क्लैन में जाना चाहेगा, लेकिन मेगुमी को अपनी बहन सुमुकी की चिंता थी। अगर वो वहाँ चला गया तो क्या उसकी बहन अकेले खुश रह पाएगी। गोजो मेगुमी की बात समझ जाता है और वो कहता है कि वो जेनिन क्लैन को संभाल लेगा और उनका ख्याल भी वही रखेगा। बदले में मेगुमी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 यानी प्रेजेंट में आ जाती है। गोजो अपनी पास्ट लाइफ को सपने में देख रहा था। उसे उसके 3 स्टूडेंट यूजी, मेगुमी और नोबारा नींद से उठाते हैं। उसी ने ही उन तीनों को सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ बुलाया था। अब गोजो उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी एपिसोड के साथ गोजो का पास्ट आर्क खत्म हो जाता है और कहानी ठीक वहीं पर आ गई जहाँ पर पहला सीजन खत्म हुआ था। अब जुजुत्सु काइसन का नया एपिसोड सीधा 31 अगस्त को आएगा, जहां से शिबुया आर्क की शुरुआत होगी, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है। तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका वीडियो देखने का धन्यवाद।